आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में क्या चीज़ें आती हैं ये आज हम सारी डिटेल में देखेंगे और प्रोफार्मा कैसे बनता है। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि डबल कॉलम में दो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, दो चीज़ों में इजाफा या कमी रिकॉर्ड होती है। वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? नंबर वन कि कैश में इजाफा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड आएगा और कमी क्रेडिट साइड। ऐसे ही था। अब दूसरी चीज़ हम साथ ऐड कर रहे हैं आज बैंक। बैंक बैलेंस में अगर इजाफा होएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा और अगर कमी होगी तो बस वही रूल है जो कैश के लिए, नो डिफरेंस। ओके, चलो अब रह गया परफॉर्मा। जहां पर आप लोगों ने कैश कॉलम बनाया हुआ था, जहां पे कैश कॉलम उसके साथ उतना ही एक और कॉलम हमने जोड़ दिया और एक और कॉलम ऐड कर दिया। कल वाले सारे कॉलम बनेंगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स वाला, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, वो सारे कॉलम बनने हैं। जहां पर कैश कॉलम बनना था वहां पर कैश कॉलम बनेगा, लेकिन साथ एक और एडिशनल कॉलम आ जाएगा और उसको हम लोग लिख देंगे बैंक। ओके, बाकी सारा सेम है। तो साथ साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग लिखना बंद कर दें। अगर मेरे साथ साथ स्पीड से बना सकते हैं तो बना लें। अच्छा जी, सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं नाम। नाम भी हम वही लिखते हैं जो बुक में दिया गया हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक भी हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें नाम हमें बताया गया है खुर्रम एंड कंपनी। खुर्रम एंड कंपनी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर खुर्रम एंड कंपनी, KHURAM, खुर्रम एंड कंपनी। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखा जाता है? दूसरी लाइन में क्या लिखते हो? उस चीज का नाम लिखना है जो हमें बनाने लगे। अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, और अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक लिखेंगे। तो सेकंड लाइन में हम लिखेंगे कैश बुक, और ब्रैकेट में लिख दें या वैसे ही लिख दें डबल कॉलम। थर्ड लाइन होती है ड्यूरेशन बताती है, फॉर दी मंथ ऑफ, कौन से महीने की बनाने जा रहे हैं। इसमें डेट वगैरह लिखी हुई है, जनवरी लिखा हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ओके, जो भी डेट आपको बताइए इस पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे इसके कॉलम्स। सेंटर से हम इसको पहले हाफ कर देते हैं, और ये जो सेंटर वाली लाइन है या तो इसको डबल कर लें या फिर इसको बोल्ड कर लें। ये डेबिट साइड है, DEBIT, डेबिट। डेबिट साइड पे पहला कॉलम बना रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे डेट, और फिर हम इधर आ रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलम है कैश और एक कॉलम है बैंक। ठीक है, ये दो कॉलम हो, कल हमने एक बनाया, अब दो। ठीक है, और जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगी तो यही यहाँ पर ही तीन हो जाए। ठीक है, अब दो बन गए कॉलम। अब दो छोटे वाले कॉलम्स साथ हम बनाएंगे वाउचर नंबर और लेजर फोलियो। ये डेबिट साइड होगी कंप्लीट। अब आ जाए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे एक कॉलम है कैश, दूसरा है बैंक, ये दो कॉलम बने, और यहां पर हम बनाएंगे डेट, और ये जो बैंक कॉलम है इसके साथ हम लोग बना देंगे दो छोटे कॉलम, वाउचर नंबर और लेजर। ये दो कॉलम हम लोग बना देंगे। ओके, अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिट साइड होगा क्रेडिट। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने पहला ये वाला जो कॉलम है ये कैश बनाया है और इसको बैंक बनाया है, तो फिर तरतीब यहाँ पर भी वैसे ही रखनी है, ये कैश ये बैंक। ठीक है, अगर आपने पहला कॉलम बैंक का बना दिया और दूसरा कैश है, तो फिर इधर भी आपका पहला बैंक और दूसरा कैश है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहला कैश बनाए या पहला बैंक बनाए, लेकिन तरतीब दोनों साइडों पे आपने सेम रखनी है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, डिटेल्स लिख लें या पर्टिकुलर्स लिख लें, डिटेल्स, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो LF। अब इसको मैं लिख रहा हूँ बैंक।
बैंक और फिर मैं लिख रहा हूं कैश, ठीक है। इसके साथ भी रुपीस और इसके साथ भी रुपीस, ये एक साइड कंप्लीट। क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, डेट, डिटेल्स और वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। अब इसको भी हमें बैंक करना पड़ेगा और इसको हम कैश करेंगे। इसके साथ भी रुपीस, इसके साथ भी रुपीस। ओके, एक चीज जरा ध्यान से समझें, वैसे तो सारी चीजें ही ध्यान से समझें, लेकिन एक चीज अब जो बताने लगा हूं, भाई वापस आ जाओ, कितने पहुंचे हैं? ताड़ते रहते तो रूह भी अच्छी रहनी चाहिए। इधर आओ। जो चीज हमने समझनी है वो ये है कि हमें दो किस्म के अब बैलेंस दिए जाएंगे। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें बताया गया था कि हमारे पास पहले से कैश मौजूद है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और उसका नाम हम लिखते हैं बैलेंस BD, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर कैश का बैलेंस पहले से मौजूद है, जनवरी के महीना शुरू हुआ है, तो जनवरी के पहले दिन हमारे पास कैश कुछ मौजूद है, तो सेम इसी तरह बैंक बैलेंस भी तो मौजूद हो सकता है, बैंक बैलेंस भी तो हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखें, बैंक बैलेंस जो है वो दो तरह का होता है। कैश बैलेंस एक तरह का होता है, लेकिन बैंक बैलेंस दो तरह का होता है। यानी कि आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कैश इन हैंड या खाली कैश अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कैश का बैलेंस, और ये बैलेंस जो है ये कहां पर रिकॉर्ड होना है? डेबिट साइड, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है, क्योंकि एसेट, कैश एक एसेट है। अच्छा, बैंक बैलेंस जो है ये दो तरह का होता है। आपको दिया जाएगा बैंक या लिखा होगा कैश एट बैंक, ठीक है। लेकिन कभी कभी लिखा होगा, अच्छा अगर फर्ज करो ये दोनों दिए, अगर खाली बैंक बैलेंस लिखा होगा बैंक, तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस एक एसेट है, ठीक है। इसका ये भी कहां पर आएगा? डेबिट साइड। अगर लिखा हुआ है कैश एट बैंक, तो इसका भी यही मतलब है कि जो हमारा बैंक में कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी कहां आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, एसेट है, ओके। लेकिन कभी कभी लिखा होता है कैश एट बैंक और उसके साथ लिखा होता है ओवर ड्रान, ओवर ड्रान, या ओवर ड्रान की जगह पे कभी कभी लिखा होता है ओवर ड्राफ्ट, ओवर ड्रान या ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। अगर ये लफ्ज लिखा आ जाए ओवर ड्रान या ओवर ड्राफ्ट, तो इसको हम कहते हैं कि जो बैंक बैलेंस है वो ओडी हो चुका है। क्या हो चुका है? ओडी, ओवर ड्रान। ओडी का मतलब ओवर ड्रान, तो इसको हम कहते हैं कि ये बैंक बैलेंस क्या है? ओडी। ओडी का मतलब है कि ये अब क्या हो चुका है? नेगेटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, 1-2 मिनट, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। ये ओडी का मतलब क्या होता है? ओवर ड्रान या ओवर ड्राफ्ट का मतलब क्या है? क्योंकि ये आपका आगे वास्ता पड़ेगा इन दो चीज़ों से, इन दो अल्फाज से। मतलब इसका ये होता है कि बिजनेसमैन जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है, मनहूस नहीं बन रहे, आम नॉर्मल रहे, ठीक है। अच्छा, जब बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा, हमारा बिजनेस है, बिजनेस का हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में। जब बिजनेस का अकाउंट खुलवाया जाता है ना, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है। बैंक को बिजनेस वाले अकाउंट बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है। तनख्वाहदार बंदे की जो तनख्वाह यानी बिजनेसमैन का वाह पैसा आना, ठीक है। इसलिए बैंक वालों को ये अकाउंट बहुत अच्छा है, जो बिजनेस अकाउंट है। अच्छा, जब बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक क्या करता है? हमें एक फैसिलिटी देता है। वो फैसिलिटी का नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी। ये एक किस्म की सहूलत है, ये सिर्फ बिजनेसमैन की मिलती है और करंट अकाउंट पे मिलती है सिर्फ, ठीक है, दूसरे किसी किस्म के अकाउंट पे नहीं मिलती। अच्छा, इसका मतलब क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का? इसका मतलब ये है कि कारोबार के, फर्ज करो कारोबार का अकाउंट है, उस अकाउंट में पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बिजनेसमैन को अचानक जरूरत पड़ गई है 1,20,000, कितने की? अब अकाउंट में कितने पड़े? 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। अब पहले या तो एक तो ये है कि
बिजनेसमैन बैंक के पास जाए और जाके रिक्वेस्ट करे कि भाई मुझे एक लोन दे दें 20,000 का कर्जा दे दें, मैं आपको 1 महीने में या 15 दिन में मैं वापस कर दूंगा वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन लिखेगा, वो मार्क होगी, उसके बाद वो लंबा प्रोसीजर चलेगा। जितनी देर में वो लोन अप्रूव होना है और वो लोन मिलना है, उतनी देर में बिजनेसमैन तो बेचारा, उसका तो सारी ट्रांजैक्शंस जा चुकी होंगी, उसका तो टाइम ही निकल चुका होगा, उसको ज़रूरत ही उसकी खत्म हो चुकी होगी। इसलिए बैंक क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है। वो कहता है कि ठीक है, आप एक लिमिट मेरे साथ पहले डिसाइड कर, 50,00,000 की, 1,00,000 की, 70,000 की, 60,000 की, या जितने की एक लिमिट रख लो। अगर उस लिमिट तक आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कोई प्रोसीजर नहीं करना, कोई लंबे चौड़े रोले में नहीं पड़ना, सीधा सीधा चेक लेके आओ और मुझसे उतने पैसे ले जाओ। ठीक है। अब इस बंदे ने, बिजनेसमैन ने फैसिलिटी अप्रूव करवाई हुई है 50,00,000 कि अगर 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी, लोन लेना पड़ा, तो वो ओडी की फैसिलिटी में आ जाएगा। अब इस बंदे को जरूरत कितने रुपए की है? 1,20,000। अकाउंट में कितने हैं? 1,00,000। अब क्या करेगा, 1,00,000 रुपए अपना निकलवाएगा और 20,000 रुपए एक्स्ट्रा निकलवाएगा। इससे क्या होगा, जो अकाउंट था वो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि -20,000 बैलेंस हो गया वहां पे। ठीक है, -20,000। अब -20,000 का क्या मतलब है कि अब इस कारोबारी आदमी ने बैंक के 20,000 रुपए देने हैं। ठीक है। अब ये जो 20,000 नेगेटिव चला जाएगा, इसने निकलवाया 1,20,000, बैंक का अकाउंट हो गया -20,000। ये जो -20,000 होता है ना, ये जो -20,000, इसको कहा जाता है कैश एट बैंक इज ओवरड्राफ्ट। ओवर का मतलब होता है ज्यादा और ड्रॉन का मतलब होता है निकलवाना। ठीक है, कि बैंक में से कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या है कि कैश जो बैंक में पड़ा था उसमें ओवरड्राफ्ट हो चुका है, ज्यादा पैसे निकलवा चुके हैं, जितने थे उससे भी ज्यादा निकलवा चुके हैं, वो माइनस में जा चुका है। कितना माइनस में जा चुका है, समझ आ गई बात? तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमारा बैंक बैलेंस माइनस में जा चुका है। ठीक है, और वो जो माइनस में जा चुका है वो क्या चीज है, असल में हमारे ऊपर एक कर्जा है। कर्जा मतलब हम उसको अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। बताओ, कल मैंने समझाया था नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। ठीक है, तो लायबिलिटी का प्लस किस तरफ होता है, क्रेडिट वाली साइड। तो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए ये अब एसेट नहीं रहा, अब ये एसेट नहीं रहा, ये अब बन चुका है लायबिलिटी। लायबिलिटी बन चुका है तो इसका मतलब है कि अब इसको कहां पर लिखा जाए, क्रेडिट साइड पर, यहां पर लिखा जाए। समझ आ गई बात? तो अगर बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो वो तो एसेट है, बैंक या बैंक बैलेंस का या कैश एट बैंक वो तो एसेट है, उसने कहां आना है, डेबिट। लेकिन अगर बैंक के बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट लग गए हैं तो समझ जाओ कि ये अब एसेट नहीं रहा, अब ये बन चुका है लायबिलिटी। तो इसलिए कहां आना फिर, क्रेडिट से। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात? बस ये बैलेंस का ही समझाना था कि अगर नॉर्मल बैलेंस है बैंक का तो वो एसेट है, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल चीज को कहते हैं, अनफेवरेबल। ठीक है, तो अनफेवरेबल है तो फिर इसका मतलब है कि ये कहां आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, फिर ये डेबिट साइड पे नहीं लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं सवाल क्वेश्चन। अल्लाह करे कि आज क्वेश्चन में कोई काउंटर एंट्री ना। अब ये काउंटर एंट्री क्या होता है, अगर आ गई तो 2-3 मिनट उसमें, 10 मिनट उसमें खा। अभी पहला सवाल है, तो काउंटर एंट्री अगर आई तो देखेंगे उसको क्या करना है। हम कोशिश करेंगे कि उसके बगैर वाला क्वेश्चन वाला सादा वाला क्वेश्चन वो सॉल्व कर लें। कल हम लोग इंशाल्लाह ताला काउंटर एंट्री सीखेंगे। कल बहुत ही अहम चीज़ है, जिसको वो एक एंट्री समझ आ गई, इसका मतलब है कि उसकी ट्रिपल कॉलम जो कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम उसको हम बोलते हैं, ट्रिपल कॉलम और डबल कॉलम दोनों क्लियर, दोनों कैश बुक सारी क्लियर। सिर्फ बुक काउंटर एंट्री अगर किसी को समझ आए, क्या क्या हाँ, मतलब डबल है, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये वाली डबल कॉलम कैश बुक और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इसमें मेन प्रॉब्लम ही एक को एंट्री है। हालांकि वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मनहूस नहीं समझ, सादा एंट्री है, सिंपल। अच्छा, उसको याद रट्टा भी मारना तो मार दो, तो एक 2 एंट्रीज है टोटल,
मतलब एक ही है, एक ही एंट्री है, उसको ऑडिट कर लो, रसीदी कर लो, तो एक ही एंट्री है, लेकिन उसमें वर्जन क्या है दो है, तो वो बस वो दो एंट्रीज हैं, वही वही इंसान को घुमा देती है और बहुत सारी उसमें दूर है। अच्छा कोशिश करते हैं इसमें, देखते हैं कि वो एंट्री आती है। चलो कोई बात नहीं, हम उसको शॉर्टकट में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ डबल कॉलम कैश बुक। आपको जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं आपने उनको एंटर करना है, कहाँ करना है, डबल कॉलम कैश बुक में। पेज नंबर 259 हो गया। अच्छा और क्या करना है, अच्छा ब्रैकेट में उसने बता भी दिया, बड़ा सीधा साधा सा बंदा कह रहा है कि विद कैश एंड बैंक बैलेंस, तो दो कॉलम भी आपको बता दें कि दो कॉलम कौन से बनाने, कैश एंड बैंक ऑफ खुर्रम एंड कंपनी एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑन 7 जनवरी 2015, और 7 जनवरी को उसका बैलेंस मालूम करें। वो जो बैलेंस ईडी हम निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो मालूम करें 7 जनवरी को, यानी कि 7 जनवरी तक आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, एकम जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, वो कह रहे हैं 7 को ही इसको क्लोज कर दें और इसका बैलेंस ईडी मालूम करें। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है और डेट क्या लिखी हुई है 2015 जनवरी 1। कैश इन हैंड, ये क्या चीज है, कैश का बैलेंस बीडी है, कैश का बैलेंस बीडी है। कहाँ लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, जहाँ पे हम इसको लिखते हैं, जहाँ पर लिख दिया ऊपर 2015, अब बार बार 2015 लिखने की जरूरत नहीं, अब लिखे जनवरी 01 जी, बैलेंस बीडी, और कैश का हमें बता दिया गया, कैश का बैलेंस बीडी है 25,000, 25,000। ओके आगे बढ़ो, 25,000 है, 50,000 सॉरी 50,000 ऊपर वाला लिखिए, कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है 50,000। ओके नेक्स्ट नंबर 2, जनवरी, आगे देखिए डैश डैश लगा हुआ, डेट कितने लगे, डैश डैश लगा, इसका मतलब वही डेट है, उसी डेट है ऊपर वाली। 2 जनवरी को ही कैश एट बैंक, ये है बैंक वाला बैलेंस, कैश एट बैंक, जो बैंक में कैश पड़ा, बैंक में हमारा जितना कैश पड़ा। अच्छा इसके साथ ओवरड्राफ्ट तो नहीं लगा, इसका मतलब ये नॉर्मल बैलेंस, ये एसेट ही, तो ये कहाँ है, डेबिट। कैश एट बैंक कितना है 7 लाख, इसका बैलेंस, दूसरा बैलेंस, इसको भी बैलेंस बीडी करेंगे, लेकिन दोबारा बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है, उसी एक बैलेंस बीडी के सामने बैंक वाले कॉलम में भी लिख दो 7 लाख, 7 लाख, दोनों बैलेंस आ गए, डेट भी आ गई, बैलेंस बीडी भी कर गए। ओके अब चले 7 लाख जी, कैश इन हैंड 50 लाख है और कैश एट बैंक 7 लाख है, तो कैश वाले कॉलम में 50,000 आ गया, बैंक वाले कॉलम में 7 लाख आ गया। लस्सी तो नहीं किसी ने पी, अरे लस्सी भी ना पी, ध्यान से देखना है कि रकम कौन से कॉलम में लिखनी है। जल्दी में कुछ लोग लस्सी पी के क्या करते हैं, रकम कैश कॉलम की होती है तो डाल बैंक वाले कॉलम, कभी बैंक वाली रकम होती है कैश वाले कॉलम में, बाद में ढूंढ रहे होते हैं गलती कौन सी, समझ नहीं आ रही, बैलेंस शीट क्यों नहीं निकल रहा, पता नहीं चल रहा, ये मसला हो जाता है। ये रकमें देख रहे हैं सारी पूरी लिखी हुई हैं, हर सवाल की रकम, हर ट्रांजैक्शन की रकम हमने एंटर कर दी है जी, बराबर लिखो या इसको नीचे भी लिख सकते हैं दूसरी लाइन, लेकिन फिर उसको भी क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस बीडी, जब दोनों बैलेंस बीडी है तो एक के सामने लिख दो। ओके आगे चलो, जनवरी 2 पेड सैलरी, डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड, पेड सैलरी कैश में कमी हो रही है, किसमें कमी हो रही है, कैश में कमी हो रही है। अब ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक में कमी है या कैश में कमी है, क्योंकि दो चीजें हम आपने देखनी है, कैश और बैंक बैलेंस दोनों देखनी पड़ेगी। कैश में कमी, यहाँ पर ऊपर लिखो 2015, यहाँ पर लिखो जनवरी 2, अब जनवरी 2 है तो सैलरी पेड, कमी किस में हुई, कैश में कमी, इधर कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट है इसकी 40,000, ये आ गया कैश वाले कॉलम में 40,000। ओके ठीक है, रेफरेंस क्या आएगा, सैलरी अकाउंट। ठीक है नेक्स्ट, दो तरीके हैं, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, अच्छा किराया दिया, रेंट
दिया लेकिन कैश नहीं दिया, चेक। तो इससे क्या होगा, बैंक में कमी होगी। चेक दिया है हमने, तो चेक से क्या होता है, चेक अगर हम किसी को देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, समझ आ गई बात। अच्छा, अब कमी वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड पे कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में। ये तो हम समझ रहे हैं कि बैंक बैलेंस में कमी हुई है कितनी, 30,00,000। अब यहाँ पर लिखेंगे 30,00,000 बैंक वाले कॉलम, बैंक में कमी हुई, वजह क्या है, रेंट अकाउंट और जनवरी 2, ठीक है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स बाय चेक, किसमें इजाफा या कमी हुई, परचेजेस में इजाफा और कैश में कमी, कैश में बॉट गुड्स बाय चेक, हमने गुड्स तो खरीदी है लेकिन कैश नहीं दिया, चेक दिया, यही तो बात है। जब चेक देंगे तो कैश में कमी होगी कि बैंक में कमी होगी, अच्छा कहीं पे नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यस सर, जनवरी 4 और यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा परचेजेस अकाउंट, कमी किसमें हुई, चेक दिया 4,30,000 का चेक दिया, ओके। नेक्स्ट, जनवरी 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश में कमी, कैश में इजाफा, किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड पे, कॉलम भी ध्यान रखना है, कैश वाले कॉलम में कैश में इजाफा हुआ है तो 75,000 कैश वाले कॉलम में आ गया, रेफरेंस सेल्स अकाउंट और जनवरी 5। नेक्स्ट, जनवरी 6 बॉट मशीनरी बाय चेक 1,25,000 चेक दिया है, तो बैंक बैलेंस में कमी है तो इधर क्रेडिट साइड में लिखो 1,25,000, रेफरेंस इजाफा मशीनरी अकाउंट, डेट जनवरी 6। नेक्स्ट, 7 जनवरी नहीं 6 ही है, अच्छा जरा ध्यान रखना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब इसका क्या मतलब है, आप लोग बताएं, मैं इसको कहाँ लिखूं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट कितनी है, 70,000, अच्छा इजाफा, फिर ध्यान करना है, नोट नहीं करना बेटा, इधर देखो, कैश में इजाफा हो तो डेबिट साइड से, बैंक में इजाफा हो तो डेबिट, कैश में कमी हो तो डेबिट साइड से कैश का रिकॉर्ड, बैंक में कमी तो इधर दोनों कमी रिकॉर्ड होती हैं और इधर दोनों इजाफे रिकॉर्ड होते हैं, ओके। अब लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा करवाए, यानी कि कैश हमने उठा के बैंक में जमा करवा दिया, बताएंगे आप, एक बंदा कह रहा है क्रेडिट साइड पे आएगा कैश में, यानी कि कैश में कमी है, कैश बैंक में जाएगा, एक मिनट बहुत ज्यादा लोग और कैश बैंक, आपको मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है तो इधर डेबिट साइड पे बस इधर आना चाहिए 70,000 बस, ओके। आप क्या कह रहे हैं, 35 इधर आना चाहिए, 35 बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है 70,000, दोनों साइड, मतलब दोनों साइडों पे होना चाहिए जी। डेबिट साइड में 70,000 से बैंक में इजाफा हुआ है और सही हमारे कैश में कमी है, इसलिए कैश में इधर इतना कमी है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 70,000 रुपए बैंक में डेबिट साइड क्योंकि बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ और कैश में कमी भी हुई है, इसलिए कमी वाली साइड ये है तो इधर भी आना चाहिए कैश वाले कॉलम में, यानी कि कैश में 70,000 क्रेडिट साइड पे और बैंक में 70,000 डेबिट साइड पे, उन्होंने ये बताया
आप यही कह रहे थे आप सेम है बिल्कुल ठीक है। अच्छा 70,000 रुपया हमने कैश उठा के बैंक में जमा किया। हम लोग इधर देखो हम लोग दो चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश पे भी कर रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कैश पे भी असर पड़ रहा है बैंक में भी असर पड़ रहा है, तो हम दोनों भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश में कमी हो रही है, ओके, ये कैश में ये कमी वाली साइड है, इधर लिख दिया 70,000, ठीक है, और बैंक में उधर इजाफा भी हुआ है, बैंक वाला कॉलम भी हमारे पास मौजूद है, कैश वाला भी मौजूद है, बैंक वाला भी मौजूद है। कैश में कमी कर दी और बैंक में हमने यहाँ पर 70,000 इजाफा कर दिया, ओके ठीक है। अच्छा इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यही इसी कॉन्ट्रैक्ट बस, जिसमें मैंने कहा था कि मुश्किल नहीं है, आसान है। जब आपका कैश बैलेंस में इजाफा हो रहा हो और बैंक में कमी हो रही है, या बैंक में कमी हो रही है कैश में इजाफा, मैंने कहा था इसी एंट्री को नोट कर, यही कॉन्ट्रा एंट्री बस। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ये एक ऐसी एंट्री होती है जो कैश बुक की दोनों साइडों पे लिखी जाती है, और दोनों साइडों पे लिखी जाती है इस तरह कि अगर डेबिट साइड पे बैंक में लिखी जा रही है तो क्रेडिट साइड में कैश में लिखी है, और अगर क्रेडिट साइड पे बैंक में लिखी जा रही है तो फिर डेबिट साइड पे ये कैश में आएगी। ऑपोजिट साइड पे लिखी जाएगी और दोनों ऑपोजिट कॉलम्स में लिखी जाएगी, ठीक है। यही है कॉन्ट्रा एंट्री की तारीफ। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो कैश बुक की दोनों साइडों पे लिखी जाती है और कैश कॉलम को भी इफेक्ट कर रही होती है और बैंक कॉलम को भी इफेक्ट कर रही है, ओके। अगर कैश में इजाफा बैंक में कमी, या बैंक में इजाफा कैश में कमी, यही एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रा एंट्री है ही, ओके। अच्छा अब इसका रेफरेंस रहेगा, कैश में कमी हुई है तो कैश वाले कॉलम है ना हम, इसका रेफरेंस बैंक का है, इधर बैंक वाले कॉलम में रखो, इसका रेफरेंस कैश है। और ये जो वाउचर नंबर वाला कॉलम, लेजर फोलियो वाला कॉलम है, लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो, यहाँ पर अब आपको इसके सामने लिखना पड़ेगा सी, और यहाँ पर भी लेजर फोलियो का कॉलम में लिखना पड़ेगा सी। कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों तरफ रेफरेंस देना पड़ता है, सी मतलब कॉन्ट्रा, CONTRA कॉन्ट्रा। तो ये शॉर्टकट हमें लिखना हो, ये जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो ये इसका ये गलती मानी जाएगी, ओके। सी मतलब कॉन्ट्रा, सी मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रा, डबल कॉलम कैश बुक में सी का मतलब कॉन्ट्रा होता है, ओके। अच्छा जी कॉन्ट्रा एंट्री हमारी हाल होनी थी, हो गई जनवरी 6, और यहाँ पर भी जनवरी 6, बस मेरा क्या है कि मेरा मसला हल हो गया। अब कॉन्ट्रा एंट्री मैंने सिखानी थी वो सिखा दी, बल्कि आप लोगों को खुद ही सीखना। अब आगे चलें जरा, अभी आगे देखिए, अब जरा देखिए कह रहा है कि 7 तारीख को क्या हुआ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज 45,000, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, बैंक से 45,000 रुपए निकलवाए कारोबार के लिए। इजाफा किसमें हुआ, इजाफा पूछ रहा हूँ, बैंक से तो पैसे निकलवाए हैं, कैश में इजाफा हुआ क्योंकि बैंक से पैसे निकल के कहाँ आए हैं, बिजनेस यूज, बिजनेस में आए हैं, तो इसका मतलब है कारोबार में जब पैसा आ जाता है तो उसको नाम दिया जाता है कैश। अच्छा कमी किसमें हुई, दिस इज कॉन्ट्रा। अभी तो हमने पढ़ा, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, इस एंट्री में क्या हुआ, पैसा कहाँ गया था, बैंक में, कैश में कमी, उधर बैंक में इजाफा। अब उसको उलट हो रहा है, बैंक से निकलवाया कहाँ आया, बिजनेस में, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। अब क्या चीज पड़ी है, कैश, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश वाले कॉलम में कितना, 45,000, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, और कैश वाले कॉलम में रखना है रेफरेंस बैंक, बैंक के नाम जनवरी 7, ठीक है। ये हो गया कैश में इजाफा, बैंक में कमी, उधर कमी वाली साइड का जो बैंक वाला कॉलम 45,000, सी लिखेंगे, और कैश अमाउंट इसका रेफरेंस बन गया, डेट इसकी जनवरी 7, ओके। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा कुछ लोग पक्के ही हो जाएंगे, अब जो नई कॉन्ट्रा एंट्री उसको नहीं बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, देखना आगे चलो। कैश किसमें इजाफा हो, रकम कितनी,
रकम है 90,000, कैश में 1000, लस्सी डी पी डेबिट साइड पे 90,000 में लिखा 90,000 सेल्स अकाउंट, ये काउंटर एंट्री नहीं है। जनवरी 7 डेट सेम है। आगे चलो, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, किसमें कमी हुई? विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कैश नहीं निकलवाया है कारोबार से, लिखा हुआ है कारोबार से कैश में, किस लिए निकलवाया? अच्छा, कमी किस में हुई? कैश में काउंटर एंट्री, बैंक का तो ताल्लुक ही नहीं बना इसमें, काउंटर एंट्री, ठीक है। तो कैश में सिर्फ कमी हुई है, तो कमी वाली साइड क्या है? रकम इसकी है 40,000, 40,000, रेफरेंस क्या है? राइट। अगर रेफरेंस की ना समझ आए तो क्या करेंगे? जनरल एंट्री बनाओ, वहां से पता चलेगा। जनवरी 7 लास्ट एंट्री, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, हमने बैंक में पैसे रखवाए हुए थे, तो बैंक ने उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दिया, सूद दिया, तो क्या होगा? इजाफा या कमी? किसमें? कैश में, कैश में इजाफा, देख लो, सोच लो, किसमें? रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है तो हमें ये नहीं कहता कि भाई आप अपना इंटरेस्ट ले जाओ, आप अपना इंटरेस्ट ले जाओ, वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो इजाफा किसमें हुआ? बैंक कितना इजाफा हुआ? 3,000, ये 3,000। रेफरेंस क्या है? इंटरेस्ट, जनवरी 7। अब एक अहम मरहला, आखिरी मरहला अहम, बैलेंस शीट है, लेकिन अब कॉलम है दो डेबिट साइड में, दो क्रेडिट साइड। अब हमें कैसे बैलेंस शीट निकालेंगे? अच्छा, एक मिनट याद, मैं टाइम शॉर्ट है, मैं कुछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, सुन लो। बैलेंस शीट कैश का भी निकलेगा, बैलेंस शीट बैंक का निकलेगा। जब कैश का बैलेंस शीट निकाल रहे हो तो यूं समझो कि ये दो अमाउंट हैं, ये दो कॉलम्स हैं, बैंक वाले ये नहीं। जब आप बैलेंस शीट निकालोगे बैंक का, तो आप नहीं निकालोगे कैश वाले नहीं। ओके, अब जरा देखो, बैलेंस शीट पहले हम कैश का निकाल, कैश का डेबिट साइड कितनी आ रही है? कैश 50 और 70 और 42 और 90 जमा करो, 1 लाख, 2 लाख ये वाला 2,60,000। ओके, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल 2,60,000। अच्छा, इधर मैं इस टोटल वाले कॉलम को मैं बढ़ा दूं, क्योंकि मुझे इधर की टोटल करना ही है, वो मैं पहले लिखा 2,60,000। ओके, ये डेबिट साइड टोटल है। कैश का डेबिट साइड का टोटल 30,000, ठीक है। कैश माइनस में नहीं जाता, बैंक बैलेंस माइनस में चला जाए। कभी आपसे पूछा हो किसी ने, तो उसने कहा यार मुझे एक गोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो आपने कहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे, मतलब मेरा कैश क्या है? 0। कभी ये कहा कि मेरी तो पॉकेट माइनस में, मेरे तो पास तो नेगेटिव 500 रुपए, नेगेटिव कितनी हो सकता है? या तो आपकी पॉकेट में पैसे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है, या फिर 0 है। कैश नेगेटिव में नहीं जाता, ठीक है। बैंक बैलेंस नेगेटिव जाता है, क्योंकि बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, वो नेगेटिव जा सकता है, कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है। आगे चलो, इसलिए मैंने कहा कि इसकी डेबिट साइड या तो ज्यादा है या इसकी दोनों साइड ज्यादा है। इसकी कैश की कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही हो तो समझो आप में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलो, ये टोटल क्रेडिट साइड का 70,000 और 40,000, 1,10,000। अच्छा, टोटल बन रहे 1,07,000, 15, 1,50,000, 1,50,000। ये 40,000 है, ये भी 40, 80 और 70, 1,50,000। अच्छा, ये टोटल 1,50,000 है, और ये हमने इसको भी 2,60,000 ही बनाया। कितने अपने पास से पैसे डाले? 2,60,000 में से 1,50,000 माइनस किया, बाकी कितने रह गए? 1,00,000। ये हमने रकम अपने पास से डाली, ये हमने अपने पास से डाली, इसको कहेंगे बैलेंस शीट। अब देखो मेरा बैंक बैलेंस का पहले चेक करना पड़ेगा कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, क्योंकि इसकी कोई भी ज्यादा हो सकती है। अब इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, 50,7 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, जमा करो 7,73,000, 7,73,000
और ये सेट कम है, इसको भी हमें बनाना है 7,78,000 बनाना। इधर अपने पास से कितनी रकम डालें? ये माइनस करो, ये 4 रकमें इसमें से माइनस करो तो बाकी रकम पता चलती है। 7,78,000 माइनस 45,000 माइनस 1,25,000 माइनस 4,30,000 माइनस 30,000, ये करोगे तो बाकी पता चलेगी। जल्दी करा 1,43,000। अच्छा 1,43,000 ये भी अपने पास से रकम डालिए, ये भी बैलेंस शीट है तो दोबारा बैलेंस शीट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे बैलेंस शीट दोनों आमने सामने लिख दिए, जैसे बैलेंस शीट ये जो आंसर है ये आपके आंसर है, ये बुक में दिए होते हैं। अच्छा ये 1,10,000 में क्या बता रहे हैं? हमारे पास कैश 1,10,000 पे मौजूद है और ये बता रहा है 1,45,000 के हमारे बैंक में मौजूद है। ये बैलेंस हमें बता रहा है। ओके कोई सवाल क्लियर है सर?